एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद होगी कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जो है चंडीगढ़ रीजन का हम लर्नर्स अचीवमेंट टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और ये जो लेट है बच्चों क्लास 5 का है और लेवल 2 सैंपल पेपर है ये बच्चों। और ये जो पेपर है ये हमारी न्यू जो टेक्स्ट बुक है उस पर आधारित है। ये न्यू टेक्स्ट बुक पर आधारित है ये। तो इसमें सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो न्यू टेक्स्ट बुक पर बेस्ड हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। क्या क्या कुछ दिया गया है यहाँ पर। पहले टाइमिंग दी गई है 1 आवर 30 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 35। और जो है यहाँ आपको नेम लिखना है, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ आपके इन्विजिलेटर साइन होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, सब्जेक्ट वाइज दिया गया है कि 8 मार्क्स इंग्लिश के हैं और हिंदी के 7 मार्क्स हैं, मैथ्स के 10, त्वाऊ के 10 मार्क्स हैं। इस तरीके से 35 मार्क्स का ये पेपर है। कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है, इंस्ट्रक्शन आप खुद पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। 35 क्वेश्चन लिखा है, हर एक क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ये पेपर जो है 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन में 15 क्वेश्चन है जो इंग्लिश और हिंदी से है, लैंग्वेज से संबंधित। सेकंड जो सेक्शन है वो 20 मार्क्स का है जिसमें मैथ्स और त्वाऊ के क्वेश्चन आंसर। चलिए पहले से हम शुरू करते हैं। क्या दिया गया है सेक्शन 1 में, लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कि क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमने क्या करना है, यहाँ पैसेज दिया गया इसको पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने सेलेक्ट करना है। चलिए पढ़ते हैं पैसेज। लिखा है कि इन ए क्वाइट विलेज A rich merchant kept a bright and talkative parrot in a cage of gold। ये गांव है, उसमें एक मर्चेंट है, व्यापारी है जो कि बहुत अमीर है। उसके पास एक बातुनी तोता है। टॉकेटिव मतलब बातुनी, बोलता है वो। और जो है उसको उसने एक केज में, सोने के पिंजरे में बंद कर रखा है। द पैरट हैड अ शार्प माइंड, तेज दिमाग का है, शार्प माइंडेड है वो। एंड वो क्या करता है, एंटरटेन करता है मर्चेंट को विद स्टोरीज एंड सॉन्ग। हाउएवर डीप इनसाइड, हालांकि क्या है कि वो अंदर से जो तोता है, द बर्ड लॉन्ग्स फॉर द ओपन स्काईज एंड ग्रीन ट्रीज। उसके मन में इच्छा रहती है अंदर ही अंदर कि वो जो है खुले आसमान में उड़े और जो है ग्रीन ट्रीज के ऊपर से फ्लाई करे। तो ये पैसेज है, तोता जो है पिंजरे में है, वो एंटरटेन करता है, शार्प माइंडेड है और बातुनी है, अपने मालिक के साथ बातें करता है, उसको एंटरटेन करता है कहानी और जो है गीत सुनाकर। लेकिन अंदर से उसके मन में एक इच्छा है कि वो पिंजरे में से निकले, खुले आसमान में पेड़ों के ऊपर से उड़े। ये दिया गया है। अब इसके क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डू यू थिंक द पैरट लॉन्ग्स फॉर द ओपन स्काईज इवन दो इट लिव्ड इन ए गोल्डन केज। कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो तोता है वो गोल्डन केज में, सोने के पिंजरे में रहते हुए भी वो जो है खुले आसमान में उड़ने की जो है उसके मन में इच्छा है। आंसर देखते हैं। बिकॉज इट वांटेड टू मीट अदर पैरट्स, क्योंकि वो दूसरे जो उसके फ्रेंड्स है पैरट्स उनसे मिलना चाहता है। बिकॉज फ्रीडम इज मोर वैल्यूएबल देन रिचेस। तो यही बच्चों इसका आंसर है कि तोते को पता है कि अमीर होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो एक फ्रीडम उसके पास रहे, आजाद रहे। यदि बच्चों हमारे पास ढेर सारा पैसा है, वी आर रिच, और हम जो है आजाद नहीं है, इंडिपेंडेंट, हम किसी के ऊपर, जैसे हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, हम फ्रीडम हमें नहीं थी कहीं भी घूमने फिरने की। तो ऐसे ही तोते को भी है, क्योंकि वो कैद में है, पिंजरे में है। तो वो फ्रीडम चाहता है, आजादी चाहता है, अमीर होना की बजाय। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा गया है, रीड द लाइंस एंड चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड रसलिंग पास्ट। रसलिंग पास्ट का हमने यहाँ पर करेक्ट जो है मीनिंग ढूंढना है। यहाँ दिया गया गोपी ही हैड ही हियर्ड समथिंग रसलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विद अ थर्ड इन द गार्डन। कि जो गोपी था वो किसी चीज की आवाज सुनता है, ठीक है, सरसराहट। रसलिंग पास्ट क्या होता है, किसी चीज की क्रैकलिंग साउंड आए पत्तियों की, उसी को हम कहते हैं रसलिंग पास्ट। धड़ाम देसी गिरने की आवाज आती। थर्ड मतलब होता है धड़ाम, साउंड के साथ गिरे गार्डन में, तो उसको कहते हैं। तो इसका मीनिंग होगा बच्चों अ सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड ऑफ लीव्स। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे सेंटेंस दिया गया है, उसको पढ़िए। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। और जो है हमने कंप्लीट करना है सेंटेंस को। ये पिक्चर दी गई है। ये पिक्चर बच्चों
द फादर्स स्पेक्टिकल्स जो पोयम है हमारी उसमें से ली गई है। अब यहाँ लिखा है ही ग्लांस्ड डैश हिज चेयर बट ही कुड नॉट फाइंड हिज स्पेक्टिकल्स। फादर जो थे वो क्या करते हैं, चेयर के नीचे देखते हैं अपने स्पेक्टिकल्स चश्मे, बट वो नहीं उनको मिलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट प्रेपोजिशन हमने भरनी है बिलो, इनसाइड, अंडर, बिहाइंड। तो इसका हो जाएगा बच्चों ही ग्लैंस्ड अंडर द चेयर, उन्होंने जो है चेयर के अंदर, इनसाइड, नीचे झांक कर देखा। चलिए फोर्थ का देखते हैं क्या है क्वेश्चन। रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके जी। आई फ्लिक माई टंग टू कैच माई फूड, कि मैं अपनी जो टंग है उसको घुमाता हूँ अपना भोजन कैच करने के लिए। किसके बारे में लिखी गई है ये? फ्रॉग के बारे में। पोयम है हमारी द फ्रॉग, उसी से संबंधित है। तो फ्रॉग कहता है कि मैं अपनी जो टंग है उसको फ्लिक करता हूँ ताकि मैं अपना भोजन जो है पकड़ सकूं। इट वर्क्स सो फास्ट, और ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत फास्ट होती है। नाउ दैट्स क्वाइट गुड, लेकिन ये बहुत अच्छी है। आई लिव ऑन लैंड एंड वाटर टू, इन प्लेस damp with drop of dews, my color match the plants and trees, I hide so well in grass and leaves। तो फ्रॉग बता रहा है कि मैं जो है ग्रास में और जो पत्तियां उनमें आसानी से छिप सकता हूँ, मेरा जो कलर है वो प्लांट्स और ट्रीज के साथ मैच होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वाई डज द फ्रॉग्स टंग हेल्प इट सर्वाइव्स। जो फ्रॉग्स की जो टंग है वो उसको सर्वाइव करने में किस प्रकार से हेल्प करती है? क्वेश्चन का आंसर है इट हेल्प्स द फ्रॉग टू ड्रिंक वाटर। नो, इट हेल्प्स द फ्रॉग टू कैच इट्स प्रे क्विकली। यस, प्रे मीन्स होता है बच्चों हिंदी में शिकार, शिकार को बोलते हैं। तो जो फ्रॉग की जो टंग है वो फ्लिक करती है, और फ्लिक करने के घूमती है, ऐसे घूम जाती है, तो वो जैसे ही घूमती है उसकी टंग तो उसमें शिकार फंस जाता है। तो इसीलिए जो है ये आंसर हो जाएगा कि जो टंग है उसकी वो हेल्प करती है फ्रॉग को कि वो अपने शिकार को क्विकली पकड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन रीअरेंज्ड इनटू द सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये जम्बल्ड हैं, लेकिन हमने इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने वाले ऑप्शन को देखना है। यहाँ लिखा है एलिफेंट्स इन फॉरेस्ट लीव्स लार्ज ग्रुप इन। तो इसका आंसर देखते हैं पहला क्या है। एलिफेंट्स लीव लार्ज इन ग्रुप फॉरेस्ट, नहीं ये गलत हो गया, कोई सेंस नहीं बन रही। इन लार्ज ग्रुप एलिफेंट्स लीव इन फॉरेस्ट। आगे है एलिफेंट्स लीव इन लार्ज ग्रुप इन फॉरेस्ट। तो यही इसका आंसर है कि जो एलिफेंट्स है वो एक ग्रुप में रहते हैं, जंगल में एक पूरे समूह के में जो है हाथी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, रीड द स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन। देयर आर ब्रिजेस ओवर द रिवर as pretty as you please, but the bow that breathes heaven and overtop the tree and build a road from earth to sky is prettier far than these। तो यहाँ जो पूरे पैसेज में बच्चों आपने देखा होगा रेनबो। रेनबो क्या होता है कि वो जमीन से लेके आपको आसमान तक मिलता हुआ दिखाई देगा, और वो एक जो है रोड बिल्ड करता हुआ दिखेगा किस किस के को जोड़ते हुए, अर्थ को और स्काई को। तो यही पूछा गया कि व्हाट डज द पोएम डिस्क्राइब एज अ ब्रिज फ्रॉम द स्काई, कि जो ब्रिज बनाया फ्रॉम अर्थ टू स्काई उसमें किसके बारे में बताया गया है, कौन वो काम करता है? तो अ बिग वुडन ब्रिज, नो, अ रेनबो। सो आंसर इज अ रेनबो जो है वो क्या करता है, वो ब्रिज का काम करता है फ्रॉम अर्थ टू स्काई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब। आई डैश डेली मैनी टाइम्स, कि जो मैं जो है डेली जो है दिल्ली जो है कई बार जा चुका हूँ। इट इज ए सिटी विद मैनी हिस्टोरिकल साइट्स। विजिट की करेक्ट फॉर्म लिखनी है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों आई के साथ हमेशा हैव आता है, तो आई हैव विजिटेड डेली मैनी टाइम्स, इट इज अ सिटी विद मैनी हिस्टोरिकल साइट्स। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज रीड द स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ दिए गए हैं कुछ वर्ड है, जैसे रिस्ट वॉच, दोनों को जोड़ा तो बन गया रिस्ट वॉच। अर्थ वॉर्म, दोनों को जोड़ दिया तो हमने वर्ड पाया, बन गया
अर्थवॉर्म। सन एंड फ्लावर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा वर्ड सनफ्लावर। द वर्ड्स रिस्ट वॉच, अर्थवॉर्म, सनफ्लावर आर कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड के एग्जाम्पल हैं ये तीनों। चूज द ऑप्शन लिस्टिंग द वर्ड्स दैट आर कंपाउंड। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपने उन वर्ड्स का जो करेक्ट ऑप्शन है वो चुनना है जिसमें सारे के सारे कंपाउंड वर्ड दिए गए हो। जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर जो होता है बच्चों वो बनता है न्यूज जमा पेपर को जोड़ने से, तो ये एक कंपाउंड वर्ड बन गया हमारा न्यूज पेपर। ऐसे ही टूथ पेस्ट, टूथ जो है एक वर्ड है और प्लस करेंगे पेस्ट तो दूसरा वर्ड है, इन दोनों को जोड़ के कंपाउंड वर्ड का एग्जाम्पल हो गया दो। लाउडली, लाउडली कोई कंपाउंड वर्ड नहीं है। नेक्स्ट है प्ले और ग्राउंड। प्ले भी जो बच्चों वर्ड है और एक ग्राउंड है, ग्राउंड, तो ये दोनों जो है जोड़ के एक प्लस करेंगे तो ये एक कंपाउंड वर्ड का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 1, 2 एंड 4। तो देख लेंगे हम 1, 2, 4 पहला ही ऑप्शन है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों हिंदी का पोर्शन है, क्या दिया गया है, गद्यांश को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाउतान ने अपने घर बुलाया। वल्लरी अपने पिताजी के साथ चाउतान के घर गई। उस समय चाउतान के पिताजी घर की सफाई कर रहे थे। वल्लरी और उसके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया और दोनों का स्वागत किया। चाउतान की माताजी कई प्रकार के पकवान ले आई। ये पकवान बहुत स्वादिष्ट थे। वल्लरी और उसके पिताजी पकवान खाने लगे। ये दिया गया है जो हमारा सांकेन पाठ है उसमें से। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जो वल्लरी है और उसके पिताजी को देखकर जो उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया, इससे चाउतान के पिताजी के बारे में क्या कहा जा सकता है। जैसे ही वल्लरी और उसके पिताजी चाउतान के घर गए तो चाउतान के पिताजी ने काम करना छोड़ दिया था। तो अब वल्लरी के पिताजी के बारे में बताना है। वह शालीन और आदरपूर्ण है। वह गुस्सैल स्वभाव के थे इसलिए काम छोड़ के चले गए। उन्होंने मेहमानों का आना पसंद नहीं आया तो इसलिए छोड़ के चले गए। वह काम में ही व्यस्त रहते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इस पैसेज से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब वो काम छोड़कर गए तो वो अतिथि के आने पर उनका आदर सत्कार करने के लिए घर के अंदर गए, जैसा कि उसकी माताजी पकवान भी लाई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि वह शालीन और आदरपूर्ण स्वभाव के थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। जैसे यहाँ लिखा है सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ। तो इसमें से संज्ञा शब्द क्या है जी, हवा, भर, सन सन चलती। तो संज्ञा शब्द है हवा, ए इसका सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्य को या पद गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। वाक्य नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा गद्यांश। एक छोटा सा पैसेज हमें कहानी का अंश यहाँ पर दिया गया। एक दिन दोनों किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ। मामला गंभीर था। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय उसी के पास चले गए और उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने। उसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर वे दोनों दंग रह गए। तो ये है हमारा जो पाठ का एक गद्यांश है। अब हम देखते हैं जो क्या जो है प्रश्न पूछा गया। ऊपर दिए गए गद्यांश से लड़के के विषय में क्या कहा जा सकता है। लड़का नासमझ है, नहीं। यदि लड़का नासमझ होता तो वो दोनों किसानों के बीच में जो विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है जमीन को लेकर, उसका हल निकाल ही नहीं पाता। लड़का गैर जिम्मेदार है, नहीं, ये भी गलत है। लड़का चतुर और समझदार है, ये उत्तर सही है क्योंकि उसने अपनी चतुराई से और अपनी समझदारी से दोनों किसानों के बीच में जो झगड़ा था जमीन को लेकर उसका फैसला दिया और दोनों उस फैसले को सुनकर हैरान रह गए थे। आगे बढ़ते हैं जी। अब क्या है जी, दिए गए कवितांश को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई। परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ। तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। ये पोयम है किरण पोयम। उसमें से लिया गया है। प्रश्न क्या है जी, बालक को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई। बालक नहीं, बालिका, क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी। बिल्कुल गलत है,
क्योंकि यहाँ जो बताया गया है पोयम में, यहाँ लिखा गया है कि वो तो जो है परी कथाएं पढ़ रही थी, इसलिए उसको नींद नहीं आई। क्योंकि वह पढ़ रही थी, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, गलत। क्योंकि वह घूमने गई थी, गलत। तो यहाँ पर इसका बी उत्तर हो जाएगा कि वह पढ़ रही थी। आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न 13, होश उड़ना मुहावरे के अर्थयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। होश उड़ना, होश उड़ना का मतलब होता है कि हैरान हो जाना, हैरान होना। अब इसका वाक्य देख लेते हैं। शेर को देखते ही चित्रकार हैरान रह गए, गए नहीं, गया। राजा आंखें खोलकर कुर्सी को देखता रहा, उसने आंखें खोली और कहा, मैं कहाँ हूँ। उसकी बेईमानी का भेद खुलते ही उसकी चोरी पकड़ी गई। तो इसका उत्तर बच्चों हो जाएगा मतलब होश उड़ना का मतलब होता है हैरान होना। शेर को देखते ही चित्रकार हैरान रह गया, ये इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14, दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। हीरा सिंह बोला, गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम कर दीजिए। सेठ जी ने कहा, हीरा सिंह, तुम्हारे जैसा ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा कहाँ मिलेगा। तनख्वाह तो हम 1 रुपया और भी बढ़ा सकते हैं, पर तुमको ट्योडी पर ही रहना पड़ेगा। ट्योडी होता है बच्चों दहलीज। ट्योडी का मतलब क्या होता है, दहलीज। पहरेदारी का काम करना पड़ेगा आपको। हीरा सिंह क्या कहता, उसने गाय को पुचकार कर कहा, सुंदरिया जाओ। गाय ने उसकी ओर देखा, हीरा सिंह ने उसे थपथपाया, तो वह घोसी के पीछे पीछे चली गई। हीरा सिंह एकटक देखता रहा। ये अब पैसेज दिया गया, सुंदरिया पाठ से है। अब प्रश्न देखते हैं, हीरा सिंह सुंदरिया को एकटक क्यों देखता रहा। पहला उत्तर, वह सुंदरिया से ईर्ष्या करने लगा था। ईर्ष्या का मतलब अब उसको जलन होने लग गई थी, क्योंकि वह उसे छोड़कर चली गई थी। ऐसा नहीं है, ये गलत उत्तर है। वह गाय से विछोह सहन नहीं कर पा रहा था। विछोह का मतलब होता है बिछोड़ना। यस, यही बात थी कि जिसके कारण वो जो है उसको देखने लगा था, क्योंकि गाय उसको छोड़कर जा रही थी और गाय से बिछोड़ना हीरा सिंह को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह उसे एकटक देखता रहा था। आगे बढ़ते हैं जी। अब क्या है, प्रश्न 15, सही उत्तर चुनिए और दिए गए वाक्य के खाली स्थान को भरिए। क्या है जी वाक्य, सभी लोग बुद्ध बौद्ध बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम करेंगे और बौद्ध भिक्षु लोगों को यहाँ खाली स्थान है और देंगे। तो आशीर्वाद शब्द चुनना है, कौन सा सही है। तो बच्चों आशीर्वाद की स्पेलिंग है सी वाली, ठीक इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा, सभी लोग बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम करेंगे और बौद्ध भिक्षु लोगों को आशीर्वाद देंगे। अब बच्चों मैथ्स का पोर्शन शुरू हो गया है। क्या दिया गया है कि द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। यहाँ जो है बच्चों 5 डिजिट का नंबर वो जो है स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, ये तो जो है लार्जेस्ट नंबर है। बाकी ये गलत है, तो हमारा डी उत्तर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है बच्चों, वो होता है 10,000। 17th क्वेश्चन क्या है, इफ यू आर स्टैंडिंग टू फेस द साइन बोर्ड गिवन बिलो। यहाँ एक साइन बोर्ड है, आपने कभी रोड किनारे देखा होगा ऐसे, ये लगा रहता है एक पोल के साथ, कि उसमें ये दिखाया जाता है कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है या वो कितने किलोमीटर है। देन हाउ फार इज चंडीगढ़ फ्रॉम करनाल। तो ये बताना है कि चंडीगढ़ से करनाल से जो चंडीगढ़ है वो कितने किलोमीटर दूर है। यहाँ ध्यान देंगे तो करनाल जो है बच्चों वो 109 किलोमीटर दिखा रहा है उसकी डिस्टेंस। अब चंडीगढ़ में क्या है जी, 239 किलोमीटर। तो हमें पता चला चंडीगढ़ की डिस्टेंस है 239 और करनाल की डिस्टेंस है 109। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस बताने कितने किलोमीटर है, तो इसके लिए हम यहाँ माइनस कर देंगे। 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 0 तो 3 रह जाएगा, 2 माइनस 1 1। सो आंसर आया हमारा 130 किलोमीटर। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन दिया गया, यस डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन क्या कहता है, दिस इज अ डिक्शनरी। यहाँ एक डिक्शनरी दी गई है, यहाँ पर एक एंगल बना है। यहाँ इस एंगल के बारे में बताना है कितने डिग्री का है। विच एंगल इज मेड एट द कॉर्नर ऑफ द डिक्शनरी। देखो बच्चों, ये जो बुक है ना, ये थोड़ी सी
टेढ़ी करके दी गई है। यदि हम इस बुक को इस तरीके से सीधा करेंगे और फिर हम इस एंगल की बात करेंगे, तो ये बच्चों एक जो है रेक्टेंगल बन जाएगा और रेक्टेंगल के जो चारों जो कॉर्नर होते हैं वो राइट एंगल के होते हैं, राइट एंगल। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा राइट एंगल। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है बच्चों कि फॉर गिवन रेट्स ऑफ टोमेटोज एंड पोटैटोज पर केजी, यहाँ एक तरफ है टोमेटोज, पर केजी टोमेटो की कॉस्ट है 18 रुपीज, पोटैटोज की पर केजी कॉस्ट है 13 रुपीज। अब यहाँ लिखा है कि व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 2.5 केजी टोमेटो, 2.5 केजी टोमेटो की कॉस्ट बतानी है और उसमें प्लस करके बताना है यदि 1.5 केजी पोटैटो भी खरीदते हैं तब। तो हमें पता है कि टोमेटो की कॉस्ट है 18 रुपीज, तो 18 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 36। हाफ केजी की क्या कॉस्ट हो जाएगी, हाफ केजी की हो जाएगी 18 का हाफ 9, तो टोटल कॉस्ट हो गई 45 रुपीज। ये तो आ गई है हमारी टोमेटो की कॉस्ट। अब हमें निकालनी पोटैटो की। पोटैटो की क्या है जी, 1 केजी और एक हाफ केजी खरीदना है, तो 1 केजी की कॉस्ट हो जाएगी हमारी 13 क्योंकि पर केजी लिखा है। और फिर इसका हाफ कितना होगा, जो है 13 का हाफ कितना होगा, ये हाफ दिया गया है तो 6.5, 6.5 और 13 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19.5। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है क्योंकि दोनों की मिला के कॉस्ट पूछी है, तो हम प्लस करेंगे 45 प्लस किया 19, 45 को और 19 को प्लस करेंगे, यहाँ ये 50 पैसे भी दिया गया है तो यहाँ पर जीरो लगा देंगे, तो ये होगी हमारी प्लस करने पर कॉस्ट 0 प्लस 5 5, 9 प्लस 5 14 और 5 यहाँ पर 4 प्लस 1 5 और 1 कैरी था, इनको प्लस किया था तो 6 हो गया। तो टोटल कॉस्ट जो आ गई हमारी वो हो गई 64 रुपीज और जो 50 पैसे। सो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है कि जो रवि जो है वो स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम हिज स्कूल फेसिंग वेस्टर्न डायरेक्शन, कि जो वेस्ट डायरेक्शन में स्कूल है रवि का, यहाँ है इस साइड में है स्कूल, तो वो फेस कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन को, ठीक है। तो वो क्या करता है, ही टुक राइट एंगल क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे चलती है, हमेशा इस डायरेक्शन में चलती है। और ये क्या करता है, इधर से वेस्ट से क्लॉकवाइज 90 डिग्री का एंगल ऐसे जाता है, ठीक है जी। ये हो गई हमारी जो है नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया अभी ये। फिर लिखा है फोर हाफ राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है बच्चों ऐसे, ये इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक, ठीक है। तो ये नॉर्थ में था, 4 बार ये हाफ राइट एंगल लेता है, इसका मतलब क्या होता है, एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 45, और 45 कितने टाइम लेता है, 4 टाइम्स लेता है। यदि हम 45 को 4 से इंटू करेंगे तो वो होता है बच्चों 180, तो 180 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। नॉर्थ से कहाँ आएगा ये, 90 डिग्री हो गया वेस्ट, फिर हो गया ये 90 डिग्री साउथ, तो ये साउथ डायरेक्शन में जो है अ, इसका फेस होगा जिस साइड में मार्केट दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर 37,608 कैन बी ऑल्सो कैन बी रिटन एज, कि जो 37,608 है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो यहाँ है 30 10,000, नहीं 30 10,000 तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। 3 10,000 ये ठीक है, 3 10,000 ठीक है जी। 17,000, 17,000 नहीं, 17,000 करेंगे तो ये 30,000 ये है और 17,000 ये 47 पहुंच गया, लेकिन यहाँ तो 37 लिखा है, तो इस हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो गया हमारा 3 10,000 7,681, तो ये हो गया सी ऑप्शन, यही हमारा राइट आंसर रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, पिक्चर दी गई है कुछ, पिक्चर में क्या क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है ऑब्जर्व द पिक्चर, यहाँ है 2 कप दिए गए हैं जो बराबर हैं 1 ग्लास के, और 3 ग्लास यदि भरे जाते हैं, फिल किए जाते हैं तो एक जो है पूरा जग बनता है। इफ एक जो कप है उसमें 2 ml कोई भी चीज आती है लिक्विड, तो ये बताना है कि जो जग है उसमें कितने ml मान के चलते हैं पानी डाल दिया हमने, तो यहाँ लिखा है कि जो एक कप में 2 ml वाटर आता है, तो हमने देखा कि यहाँ कितने ग्लास हैं, 2 ग्लास हैं, तो यहाँ पर एक सॉरी कप हैं तो दोनों को मिलाएंगे
तो 1 ग्लास के बराबर बन गया। इसका मतलब यहाँ 400 ml वाटर आ रहा है 1 ग्लास में। यहाँ 3 ग्लास हैं तो कितना हो जाएगा, इंटू 3 कर देंगे तो हो गया हमारा 12 जो है 100 ml, मतलब 1200 ml। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जग जो है किसके बराबर है, 1200 ml के। तो हमने यही बताना है, इसका आंसर क्या होगा कि इसमें कितना पानी आ रहा है, कोई भी लिक्विड आ रहा है लेस देन 500 ml, नहीं इसमें तो 1200 ml आ रहा है। बिटवीन 1 लीटर एंड 2 लीटर, हाँ ये सही है क्योंकि 1200 ml किसके बिटवीन है, 1 लीटर और 2 लीटर के बिटवीन में है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है कि संध्या जो है वो क्या करती है, बॉट दीज आइटम फ्रॉम द शॉप। यहाँ पर जो है कुछ आइटम दिए गए हैं जैसे ऑयल, शुगर और राइस, ठीक है। रेट है इनका पर केजी के हिसाब से, पर केजी। तो क्या दिया गया है, ऑयल है 148 रुपीज पर केजी, शुगर जो है उसने इतने रुपए की खरीदी है और राइस इतने रुपए की खरीदे हैं। तो पर केजी नहीं है बच्चों, ये ध्यान देंगे, यहाँ दिया ही नहीं है पर केजी तो हम मानेंगे नहीं। ऑयल इसने इतने का खरीदा, शुगर इतने की, राइस इतने की। सी गेव रुपीज जो है उसने दिए हैं 1000 रुपीज दिए हैं उसने और इतने का सामान खरीदा है। तो ये बताना है कि हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर गिव बैक टू यू, या यू नहीं हर आएगा यहाँ पर। तो कि ये बताना है कि संध्या को दुकानदार कितने पैसे वापस देगा। तो हम देख लेते हैं, इनको सबको प्लस कर देते हैं, 148, 245 और 287, ये इसने इतने का सामान खरीदा है। तो देखते हैं कितने हो गए, 8 + 5 13, 13 + 7 20, 20 की 0, 2 कैरी, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 8 18, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, मतलब उसका जो सामान हुआ है वो हुआ है 680 का। और उसने नोट कितने पैसे कितने दिए हैं, 1000। तो जितने पैसे दिए हैं उसके बाद जितने का सामान खरीदा है वो उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बच जाएगा अमाउंट वो दुकानदार उसको वापस कर देगा। चलिए माइनस करते हैं, 0 - 0 0। अब यहाँ पर 0 में से 8 नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1 से कैरी करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से कैरी किया यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 10, 10 - 8 2, 9 - 6 3। तो आंसर कितना आ गया, 320 दिया गया है। यस, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर, सी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया गया है जी, द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ सम टाउन। यहाँ पर ये टेबल दी गई है, आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि टाउन वाइज पॉपुलेशन है, टाउन ए, टाउन जो नंबर 2, टाउन नंबर 3, टाउन नंबर 4 5 6। अब देखेंगे टाउन 1 में पॉपुलेशन है कितनी, 65,232। टाउन 2 है वहां है 53,231। यहाँ फिर आगे है टाउन 3 की जो पॉपुलेशन है 56,380। हमने क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। डिसेंडिंग क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा, ऐसे चलता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले कितनी पॉपुलेशन है, टाउन नंबर 6 में है 66,500। तो टाउन 6 कहाँ है, यहाँ पर पहले दिया गया 1, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, वहाँ ए और डी तो बिल्कुल बाहर हो गए। बच क्या क्या गए, बी और सी, क्योंकि दोनों में पहले नंबर पे 6 दिया गया। अब है देखते हैं हम 65 के बाद, 66 के बाद है 65, कौन से टाउन में है, टाउन नंबर 1, देखते हैं कौन से में है, यहाँ पर है टाउन नंबर 1, यहाँ टाउन नंबर 3, तो सी भी कैंसिल हो गया, आंसर हो गया हमारा टाउन बी। आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें पता चल गया है कि यही इसका आंसर सही है। पहले आएगा हमारा टाउन नंबर 6, फिर टाउन नंबर 1, फिर टाउन नंबर 3, फिर टाउन नंबर 2, फिर आएगा 4 और लास्ट में आएगा टाउन नंबर 5। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। What is the total number of small cubes in the following figure? यहाँ हमने बच्चों बुक में पढ़ा है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि जो ये एक बॉक्स है इसमें 10 मतलब कि 100 × 10 है ये, तो 100 × 10 कितने हो गए, 1000। एक जो ये है स्मॉल बॉक्स है इसमें 1000 छोटे छोटे क्यूब हैं। तो यहाँ पर 4 दिए गए हैं ये क्यूब, तो कितने हो जाएंगे, 1000 × 4 करेंगे, 4 बॉक्स हैं तो हो गए 4000, 4000 है।
अब यहाँ पर इसमें कितने हैं, ये 10 10 10 10 करेंगे, इनको मिलाएंगे तो ये है जी हमारे 100, ठीक है, ये भी 100 है और इसमें से, हाँ जी, फिर है जी ये 10 10 है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4000 और ये है 100 प्लस 100, इसके हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर जो है मैच नहीं है यहाँ पर, शायद हो सकता है कि एक ये वाली टेबल जो है मिस हो गई है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर जो है, सही आंसर जो है ये हो गया 4000 प्लस 200 और ये है 1 2 3 4 5 50, ये हो गया, तो आंसर आ रहा है हमारा 4250। बट यहाँ पर सारे जो दिखाए गए हैं वो हमें लगता है कि यहाँ पर आंसर होगा 4350 इसका, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर एक ऐसे वाली टेबल गायब है पिक्चर में, तो हम इसका आंसर सी करेंगे सेलेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है जी ईवीएस, या फिर उसको हम कहेंगे द वर्ल्ड अराउंड अस का पोर्शन आ गया है। पिक्चर दिया गया, एक नोट है यहाँ पर, द पिक्चर शोज 100 रुपीज नोट इन इंडियन करेंसी। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे आप, ये एक जो है जो स्पाइसमैन है, तो देखते हैं क्या दिया गया है। विच मोन्यूमेंट डू यू सी इन द अबव करेंसी नोट, आप इस जो करेंसी नोट में कौन से हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट देख पा रहे हैं, एलोरा केव, हम्पी केव, रानी की वाव, सन टेम्पल, कोरनार। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, बिल्कुल छोटा सा यहाँ दिया गया रानी की वाव, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, सी आंसर है इसका। आगे चलते हैं। सम फेस्टिवल्स आर गिवन बिलो, यहाँ पर कुछ फेस्टिवल दिए गए हैं, चूज द ऑप्शन विच इंक्लूड्स ओनली नेशनल फेस्टिवल। इनमें से जो नीचे फेस्टिवल दिए गए, इनमें से ये बताना है कि कौन सा पेयर सही है जिसमें सारे के सारे नेशनल फेस्टिवल, जैसे रिपब्लिक डे, ये भी हमारा जो है नेशनल फेस्टिवल है, होली होली नहीं है, गांधी जयंती हमारा नेशनल फेस्टिवल है, दिवाली नहीं, इंडिपेंडेंस डे ये नेशनल फेस्टिवल, तो आंसर हमारा हो गया 1 3 5। जिस भी आंसर में यहाँ पर 1 3 5 है वही हमारा करेक्ट है। 1 2 4 ये बिल्कुल नहीं, 1 3 5 हाँ यही इसका सही आंसर। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, वेस्ट मटेरियल सच एज कुक्ड फूड, वेजिटेबल्स और फ्रूट पील्स, टी बैग्स, एग सेल्स एंड गार्डन लीव्स शुड बी थ्रोन इनटू विच बिन, ब्लू बिन, रेड बिन, ग्रीन बिन और येलो बिन। यहाँ ये पूछा है कि कुछ वेस्ट मटेरियल के टाइप्स हैं, जैसे कोई पका हुआ खाना है, वेजिटेबल और फ्रूट के छिलके हैं, टी बैग्स, अंडे के जो शेल हैं, गार्डन की लीव्स हैं, उनको कौन से वाले बीन में फेंकना चाहिए। ये सारी चीजें हम डालते हैं ग्रीन बीन में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 29, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट क्या है जी, माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स दैट कैन बी सीन विद आवर आइज। यही स्टेटमेंट पूरी गलत है। जो माइक्रोब्स होते हैं, ये लिखा है कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये बच्चों हमने ईवीएस में लेसन पढ़ा था माइक्रोब्स के बारे में, उसमें ये लिखा था कि माइक्रोब जो होते हैं उनको वी कैन नॉट सी विद आवर जो है आइस, उसके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड वाली, माइक्रोब्स कैन ग्रो ऑन फूड एंड चेंज इट टेस्ट एंड स्मेल, ये भी ठीक है। सम माइक्रोब्स हेल्प इन मेकिंग कर्ड एंड डाइजेस्टिंग आवर फूड, ये भी बात सही है। कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं जो है वो क्या करते हैं, दूध से दही बनाने का काम करते हैं और हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम को भी इम्प्रूव करते हैं, हमारे खाने को जो डाइजेस्ट करते हैं, ये भी बात सही है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट सही है, 2 3 4 ये आंसर जहां होगा वो ठीक होगा। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, वो तो बिल्कुल गलत है। हम माइक्रोब्स को कभी भी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2 ठीक है, नहीं, गलत है ये भी। स्टेटमेंट 2 3 4 ये ठीक है, 3 स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, 2 3 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या है, वाई आर अर्थवॉर्म्स कॉल्ड फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड, जो फार्मर्स के बेस्ट फ्रेंड अर्थवॉर्म को क्यों बोलते हैं। दे ले एग्स फॉर इंसेक्ट, नो। दे आर फूड फॉर क्रॉस, नो, ये भी गलत है। दे मेक द सॉइल रिचर इन न्यूट्रिएंट्स, यस, ये बात सही है। क्योंकि अर्थवर्म जो होते हैं उनको फार्मर का बेस्ट फ्रेंड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, मिट्टी को खाते हैं, और जब मिट्टी खाते हैं तो वो कुछ वेस्ट छोड़ते हैं और उसमें ढेर सारे जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल को बहुत ही अच्छी बनाते हैं फसल उगाने के लिए, तो सी आंसर इसका भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीड द स्टेटमेंट एंड
सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट दी गई है, ए स्टेटमेंट है कि गोदावरी रिवर इज सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। आफ्टर गंगा, आफ्टर गंगा जो हमारी गोदावरी रिवर है वो भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ये बात सही है। यहाँ पर बात की गई है लेंथ की। किसकी बात की गई है? लेंथ की। अब है रीजन क्या है? द गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र एंड जॉइन द बे ऑफ बंगाल। अब ध्यान दो बच्चों, पहली वाली स्टेटमेंट में बात की गई है लेंथ की, बट सेकंड जो रीजन बताया गया है ना यहाँ पर, वो रीजन बता रहा है ओरिजिन की, कि कहाँ से ओरिजिन होती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कुछ डाइजेस्ट नहीं हुई, क्योंकि पहली स्टेटमेंट जो है वो तो कह रही लेंथ के बारे में, ठीक है, लेकिन रीजन क्या दिया जा रहा है? ओरिजिन के बारे में। तो लेंथ और रीजन की बात नहीं है यहाँ। यदि स्टेटमेंट पहले वाली दी गई लेंथ के बारे में, तो हमें सेकंड जो रीजन था उसमें ये बताना चाहिए था कि जो गोदावरी रिवर है वो नियर बाई जो है 1430 टू 50 के आसपास उसकी लेंथ है, ये बताना चाहिए था, ये नहीं बताया गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि ए में लेंथ की बात है और रीजन जो है वो क्या बता रहा है? ओरिजिन की बात कर रहा है। बल्कि यहाँ बतानी चाहिए थी लेंथ की बात। तो यहाँ पर इसीलिए ए बात जो स्टेटमेंट है वो तो ठीक है, रीजन इसका गलत हो गया। तो सी इसका भी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देवोजीत नाम का बॉय है, टेक्स सम वाटर इन अ पैन एंड हीट टिल इट अंटिल स्टीम कम आउट। क्या करता है कि एक जो है देवोजीत नाम का लड़का है, वो एक बर्तन में पानी लेता है और उसको गैस पर रखता है। ये हमारी गैस हो गई है, पानी डाला उसने और वो उसको तब तक गर्म करता है जब तक जो है उसमें से स्टीम निकलने शुरू नहीं हो जाती। स्टीम का मतलब क्या होता है? भाप। ठीक है, पानी था उसमें और उसने क्या किया? भाप नहीं बनी तब तक उसको गर्म करता रहा। देन कूल द स्टीम टू फॉर्म वाटर। अब उसने क्या किया? ऊपर कोई ऐसे बर्तन रखा होगा और उस स्टीम को सारी को इकट्ठा कर लिया उसने और उसको फिर ठंडा किया जब तक वो पानी नहीं बन गया दोबारा से। ही wants टू एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। उसने ये एक एक्सपेरिमेंट किया, इसमें उसने वाटर की स्टेट के बारे में बताया। ठीक है, तो वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूड इन हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक ना, इन हिज एक्सप्लेनेशन। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड तो हुआ ही नहीं, लिक्विड है पानी लिक्विड और गैस हो गई भाप, ये आंसर नहीं है। आइस, वाटर, स्टीम, नहीं, ये भी नहीं है। आगे है जी इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग नहीं किया, फ्रीजिंग में करता तो इसमें आइस बन जाती फिर। ठीक है, ये भी गलत हो गया है। आंसर क्या बच गया? इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, इवेपोरेट होके भाप बनी और फिर भाप को इसने ठंडा किया, पानी बनाया, तो वो कंडेंसेशन कहलाती है, जिसके रूप में बूंदे बनती हैं। ठीक है, वो जो हमारा वाटर साइकिल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? पहले पानी ऊपर उठता है भाप बन के, फिर ऊपर जाके बूंदे बनती हैं उसकी और फिर वो बरसता है नीचे, तो वो कंडेंसेशन कहलाती प्रोसेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है? द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं यहाँ पर नीचे, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो है इज और आर करेक्ट? गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर, यस, गोदावरी रिवर जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से शुरू होती है और वो बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक बात है जी, यहाँ एकदम सही बात लिखी गई है। नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर जो होती है बच्चों, वो बंगाल में नहीं जाती बल्कि वो अरेबियन सी में जाती है। ये इधर जो है अरेबियन सी है, अरेबियन सी, तो ये गलत बात है। कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर जो है बच्चों, वो जो है कृष्णा रिवर की बात ठीक है, वो जो है वेस्टर्न घाट से शुरू होती है और बे ऑफ बंगाल में जाती है। गंगा रिवर, गंगा रिवर भी जो है उत्तराखंड से शुरू होती है और वो वेस्ट बंगाल से होते हुए जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती है, ये भी बात ठीक है। लूनी रिवर, लूनी रिवर राजस्थान एमपी से स्टार्ट होती है, राजस्थान से होते हुए कच्छ और रन में जाके समाप्त हो जाती है, तो मतलब ये वेस्ट साइड में जाती है, तो ये भी मतलब रिवर यहाँ सेलेक्ट नहीं होगी। तो कितने ऑप्शन बच गए? 1, 3 और 4। और 1, 3, 4 किस में है? 1, 3, 4 है जी सी ऑप्शन।
तो ये हमारा सही हो जाएगा। सी मतलब गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर और गंगा रिवर, ये तीनों रिवर बे ऑफ बंगाल में जाती है। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड गेस द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। आई वियर ऑरेंज विद ब्लैक स्ट्रिप्स बोल्ड, की ब्लैक स्ट्रिप्स है, बोल्ड है और ऑरेंज कलर की है। आई वॉक इन फॉरेस्ट डीप एंड ओल्ड, घने जंगलों में मैं पाया जाता हूँ, ठीक है। माइटी विद माइटी रोर, आई रूल द लैंड, गेस हु आई एम, स्ट्रॉन्ग एंड ग्रैंड। यहाँ पर एक नेशनल एनिमल की बात बताने, सिंबल है वो, तो कौन सा हो सकता है जिसके शरीर पर ब्लैक स्ट्रिप्स हैं और ऑरेंज कलर होता है? लॉयन। लॉयन पर तो बच्चों ब्लैक स्ट्रिप्स होती ही नहीं। पिकॉक बर्ड हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। लेपर्ड हमारा जो नेशनल जो है सिंबल है ही नहीं, तो आंसर क्या बच गया? टाइगर। टाइगर ही हमारा आंसर रहेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान है, क्लीन इंडिया मिशन एनकरेज करता है एवरीवन को टू कीप देयर सराउंडिंग क्लीन। जो स्वच्छ क्लीन इंडिया मिशन है वो हम सबको एनकरेज करता है कि हम अपने आसपास साफ सफाई रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वेज टू फॉलो द दिस मिशन। तो कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, ये बताना कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इस मिशन के लिए सुटेबल है। थ्रोइंग गार्बेज इन डस्टबिन एंड कीपिंग सराउंडिंग्स क्लीन, ये तो बात ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन यही तो बताता है कि गार्बेज को हमने डस्टबिन में डालना है और अपने आसपास को साफ रखना। ए स्टेटमेंट हमारी ठीक है। आगे है प्लांटिंग ट्रीज एंड कंजर्विंग वाटर, ये भी ठीक है। इसमें ये भी बात आ सकती है कि क्लीन इंडिया मिशन में ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाओ और जो है पानी को हम सेफ रखें। स्पीटिंग इन पब्लिक प्लेस एंड लिटरिंग इन स्ट्रीट, ये गलत है। यहाँ लिखा है कि पब्लिक प्लेस पर थूकना और स्ट्रीट्स वगैरह में ये सब काम करना, थूकना, ठीक है ना, और लिटरिंग करना, ये जो है सही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, ये अगेंस्ट चली गई है क्लीन इंडिया मिशन की। एनकरेजिंग अदर टू मेंटेन हाइजीन एंड हैंड वॉश रेगुलरली, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 ठीक होगी, ए बी डी। यहाँ लिखा है ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट, नहीं ये गलत है क्योंकि यहाँ तो बी और डी भी है। स्टेटमेंट 1 2 4 ए बी डी ठीक है, ये ठीक है, ए बी डी आर करेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। तो ये थे बच्चों 35 क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को समझ आए होंगे और ये लैट पेपर आपको अच्छा भी लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो है आपका अपना एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो आपकी हर स्टेप पर मदद करता है उसको ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन समय पे आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।